हेलो एवरीवन, एस एप्टीट्यूड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी +1 के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव वेज से भी है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्राज में सेट थ्योरी के एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए हम इसमें बेसिक भी बात करेंगे और साथ में इसके एडवांस लेवल की भी बात करेंगे, डिटेल में भी करेंगे, शॉर्ट में भी करेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एप्टीट्यूड के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो सारे हमने 10th क्लास तक पढ़े होते हैं, बट सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास तक हमने नहीं पढ़ा होता है, खास करके जो सीबीएसई या एनसीईआरटी वाले बुक्स पैटर्न पे पढ़े होते हैं वो। अब ये आता है 11th क्लास में, जो कि सभी नहीं पढ़े होते हैं क्योंकि कई सारे लोग आर्ट्स से भी होते हैं, विदाउट मैथ भी होते हैं। तो इसीलिए हम इसे आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए और इसके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेसिकली ये जो सेट है ये होता क्या है। तो किसी भी चीज़ का कलेक्शन सेट कहलाएगा अगर वो वेल डिफाइंड हो। अगर कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड है तो उसे हम कहेंगे कि वो सेट है। अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि सेट और कलेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कलेक्शन किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा। सपोज मैं आपको कह दूं कि मुझे कुछ बुक्स ला के दो, ठीक है, आपने क्या किया, कुछ बुक्स ले लिया, आपने 7th क्लास की मैथ ले लिया, उसके बाद 6th क्लास का हिंदी ले लिया, 5th क्लास का आपने साइंस ले लिया। तो ये सारा चीज़ जो होगा वो क्या होगा, कलेक्शन होगा, बुक्स का कलेक्शन है, सिंपल सी बात है। बट सेट सिर्फ कलेक्शन नहीं होता है बल्कि वो एक वेल डिफाइंड होता है। मतलब अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कलेक्शन किस चीज़ का है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि ये किस चीज़ का कलेक्शन है, हमें जस्ट ये पता है कि बुक्स का कलेक्शन है, बट किस सब्जेक्ट का या किस क्लास का, तो इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट वहीं पर अगर मैं सेट की तरफ आऊँ और मैं 7th क्लास का मैथ ले लूँ, 7th क्लास का ही मैं हिंदी ले लूँ, 7th क्लास का ही मैं साइंस ले लूँ, तो मैं ये कहूँगा कि ये 7th क्लास के बुक का सेट है। अब ये एक वेल डिफाइंड हो गया कि ये 7th क्लास के लिए है। या फिर मैं क्या करूँगा, मैं मैथ की बुक ले लूँगा 7th क्लास की, अगेन मैथ की बुक ले लूँगा 8th क्लास की, मैथ की बुक ले लूँगा 9th क्लास की, तो ये भी सेट कहलाएगा क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड है कि ये सारे मैथ के बुक का एक सेट है। आपको याद होगा आप जब अपने एजुकेशन की किताब लेने जाते थे किसी भी बुक शॉप पे, तो वहाँ पे आप यही कहते थे कि मुझे 8th क्लास का सेट दे दो या 9th क्लास का सेट दे दो। मतलब आप पूरे बुक का सेट मांगते थे, कलेक्शन नहीं मांगते थे। डन। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। हमें ये पता है कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब मुझे ये पता है कि जे से शुरू होने वाले जो मंथ के नेम हैं वो है जैन, जून, जुलाई। पता ही है कि ये 3 होते हैं, तो दैट्स वाई ये क्या हुआ, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो दैट्स वाई ए जो है वो सेट होगा। सेकंड है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब राइटर्स तो कई तरह के होते हैं ना। कुछ होते हैं स्पोर्ट्स पे अच्छा लिखते हैं बट फिल्मों के बारे में उनकी नॉलेज कम होती है। कुछ हैं जो फिल्म की स्टोरीज काफ़ी अच्छा लिखते हैं बट किसी और चीज़ के बारे में उनकी नॉलेज कम होती है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया है कि ये जो राइटर है वो किस फील्ड का है। मतलब ये कलेक्शन तो बन जाएगा बट वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो दैट्स वाई सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास सेट नहीं है, ये जस्ट एक कलेक्शन है। अब इसी तरह से मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, इसे आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना। अगर ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताना। मेरा जस्ट यहाँ पे ये एक मतलब है कि आपको पता चलना चाहिए और कुछ प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो मैंने 2 एग्जांपल्स लेके आपको बता दिए कि सेट क्या होते हैं और कलेक्शन क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। होप आप बाकी कर लेंगे क्योंकि मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगा तो ये जस्ट टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब कुछ नंबर्स के सेट की हम बात करते हैं। तो उसमें पहला है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
अब हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो चलते रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इसे कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखो एक्चुअली काउंटिंग का जो हिस्ट्री है ना वो ऐसा है कि कहीं से भी काउंटिंग करना है कि चलिए ये ट्रीज कितने हैं तो आप यहीं से काउंट करोगे ना कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब होल नंबर का कहाँ से बात आया? अब सपोज एक रूम की बात करते हैं जहाँ पे बेंच तो बहुत सारे हैं बट उसमें टेबल एक भी नहीं है। अब आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे कितने टेबल हैं तो आपका आंसर क्या होगा? हमारे पास तो 1 से लेस नंबर था ही नहीं, मतलब मिनिमम हमें 1 कहना पड़ेगा जो कि आंसर गलत होगा। तो दैट्स वाई नेचुरल नंबर में ही एक नया नंबर ऐड किया गया 0, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर और ये चीज़ जो बन गया वो बन गया होल नंबर। इसे W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब एक कंसेप्ट यहीं पे आता है कि सपोज कोई पर्सन है, एक राम है और एक श्याम है। श्याम के पास कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ हैं और राम जो है वो 10 रुपये कर्जे में चल रहा है, मतलब उसके पास 10 रुपये नेगेटिव है। अब अगर मैं दोनों को 10-10 रुपये दूं तो श्याम तो क्या होगा? 10 हो जाएगा क्योंकि श्याम के पास पहले 0 था, 10 मैंने दे दिया, 10 रुपीज़ हो जाएंगे उनके पास। बट अगर मैं राम को दूंगा तो ऑब्वियसली राम ने जो कर्ज लिया था वो चुकाएगा और उसकी वैल्यू 0 ही होगी। इट मीन्स राम की पोजीशन 0 से भी नीचे चली गई थी, यही कह सकते हैं ना हम। तो फिर यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी कुछ नेगेटिव नंबर्स की, तो हमने क्या किया 0 1 2 अप टू सो ऑन एक तरफ और दूसरी तरफ -1 -2 इस तरह से नेगेटिव नंबर भी ले लिया और इसके सेट को कहा हमने सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे I या कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। डन। तो 3 नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऑब्वियसली हमें पता है कि जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रैशनल नंबर, मतलब P/Q के फॉर्म में जो लिखे जाएं, लाइक 2/3 1/4, ये सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। Q अगर कहीं पे आ गया इट मीन्स दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर, कोई भी नंबर है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। नेक्स्ट सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखो ऑब्वियसली रियल नंबर में से हम रैशनल नंबर को हटा दें तो बच क्या जाएगा? इरेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, अब R माइनस Q जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन होगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर का। इसमें कैसे नंबर आएंगे? जैसे √3 √5, ये सारे इरेशनल नंबर है हमारे पास। डन। तो होप आपको ये रैशनल नंबर्स के कुछ सेट्स के बारे में पता चल गया हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का एलिमेंट क्या होता है? तो देखो कोई भी सेट है हमारे पास, लेट A, वो है 1 2 3 4 5 6। हमेशा याद रखना आप कि सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। दिख रहा है ना आपको, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं एलिमेंट, या इसे हम सेट का मेंबर भी कह देते हैं। मेंबर और एलिमेंट्स दोनों एक ही चीज़ होती है। डन। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज मुझे कहना है कि A जो है वो A का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट A। डन। सपोज यहाँ पे 10 इस सेट में नहीं है तो हम कहेंगे 10 डजंट बिलोंग टू सेट A। तो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बिलोंग्स टू क्या होता है और डजंट बिलोंग्स टू क्या होता है।
अगर वो एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे दिस बिलोंग्स टू सेट ए, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे दिस डजंट बिलोंग टू सेट ए। नेक्स्ट है हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने होते हैं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल फॉर्म भी कह देते हैं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। सपोज एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि a इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये क्लियरली मैंने एक टेबल बना के दिया है, तो इसे हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म। अब इसी को अगर मैं लिखूं कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4, तो अब क्लियरली ये भी तो वही मतलब बना कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और 4 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है और 4 से छोटा लेना है, मतलब 1 2 3। तो सेट तो दोनों सेम बना, बट लिखने के दो अलग अलग तरीके हुए। एक तो डायरेक्ट हम टेबुलर फॉर्म में लिख दिए और एक हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। मतलब सेट बिल्डर का मतलब होता है सेट बनाने का जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसीलिए इसे हम रूल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें एक रूल लगा होता है। x की वैल्यू हम डिफाइन किए होते हैं कि किस तरह से x को हमने लिखना है। होप कि ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो होता है वो फाइनल सेट होते हैं हमारे पास, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म उस सेट का जड़ होता है कि किस रूल के तहत वो सेट बना है। अब एक और चीज, टेबुलर फॉर्म हमेशा एक यूनिक होगा, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म सेट के अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले सेट को ही मैंने अभी एक रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका बताया कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4। अब इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x की जो मैं वैल्यू डिफाइन कर दूंगा वो 0 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, तो ये भी हमारा सेट को डिफाइन कर देगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास है x बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर x इज लेस देन 8, तो क्लियरली ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो दैट्स वाई 7 तक ही जाएगा और यही हो जाएगा सेट ए रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। बी की अगर मैं बात करूं तो बी हमें बताया गया है कि x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड x इज लेस देन 4। तो देखो 4 से छोटा है। अब एक बात बताओ, इंटीजर्स का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? हमें नहीं पता। नॉन नेगेटिव की बात करें तो स्मॉलेस्ट 0 होता है, बट अगर हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करें तो स्मॉलेस्ट माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जो कि हमें नहीं पता कितना होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। 4 से छोटा है तो 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, और इस तरह से डॉट 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 करके पीछे ये आता जाएगा और यही बन जाएगा हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अब देखिए एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट में हमें था कि नेचुरल नंबर में जाना है और 8 से छोटा होना चाहिए, तो 8 से छोटे सभी नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। दूसरे में है कि इंटीजर है और 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से छोटा सभी इंटीजर्स हमने लिख दिया। नेगेटिव में भी जा रहा है, डन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट के कितने टाइप्स होते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी का मतलब होता है खाली, मतलब सेट खाली होना चाहिए, मतलब सेट जो है वो ऐसा होना चाहिए, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये फाई। इसे क्या कहते हैं? फाई कहते हैं, PHI, फाई। इसका मतलब होता है नल।
इसीलिए एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह देते हैं। अब एक और चीज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, कभी भी आप इसे ऐसे मत लिखना, क्योंकि इसका मतलब बना कि ये सेट है, इसके अंदर फाई है। अब सेट के अंदर अगर फाई हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि सेट में एक एलिमेंट आ गया, क्योंकि फाई एक एलिमेंट है और हम कहेंगे कि फाई बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इसका क्लियर मतलब है कि सेट ए एम्प्टी सेट नहीं रहा। तो इसीलिए आप कभी भी फाई को कर्ली ब्रैकेट में बंद करके मत लिखना, या तो खाली कर्ली ब्रैकेट लिख देना या फिर सिंपल फाई लिख देना। डन। दूसरा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? कोई भी सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, 1 2, इसमें आप ऐसे फाई रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि इसका एक एलिमेंट बना। डन। तो इसका मतलब बना कि ये सिंगलटन सेट है, और इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं है मतलब वो नल सेट है। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? सपोज ए सेट है 1 2, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, 1 2 3। बी सेट है हमारे पास ए बी सी, कॉमा से सेपरेट होंगे, यहां भी कॉमा रहेगा। चलो अब क्लियरली ये बताओ, बी में कितने एलिमेंट हैं? बताओ सभी। यस, 3 एलिमेंट्स हैं। और ए में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने? बिल्कुल, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो जब भी ऐसा हो कि दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंस सेट। तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंस सेट हैं। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। अब कोई सेट इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो देखो, सपोज कि ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 2 1 3। तो हम कहेंगे कि ए और बी जो सेट है वो इक्वल सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम हैं। भले ही उनका ऑर्डर सेम नहीं है, अलग अलग पोजीशंस पे हैं, बट एलिमेंट्स तो सेम ही है। तो दैट्स वाई इनको हम कहेंगे इक्वल सेट। डन। होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इनके जो कई सारे लॉज हैं उन लॉ की बात हम डिस्कस करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो होप यहाँ तक आपका बेस क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।